एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5th के और जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है पॉलिटिकल साइंस से आपके कानून आपके अधिकार, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये ड्यू एसओ रेगुलर एनसीवेप सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए होने जा रही है वीडियो। इससे पहले ये क्लासेस हमारी फर्स्ट होने जा रही है। ये हमने एक पीडीएफ को तैयार किया है जिसमें हमने टोटल 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उस आंसर के साथ है। और यही क्वेश्चन में से आपके कम से कम आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे इस पीडीएफ में से। और आपको पता ही है आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। इसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके पेपर में बन ही जाएंगे, आधे क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को परचेस करना तो कर सकते हैं, सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ये पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई और यही क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है क्वेश्चन आने के। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कैसे मिलेगी, तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना और कहना है इस पीडीएफ को परचेस करना है, तो आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी आप पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं इस वीडियो में। 14 जो क्वेश्चन है कौन कौन से किस टाइप से पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है इसका क्वेश्चन विथ आंसर एक्सप्लेन करेंगे आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विधि के शासन की अवधारणा तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये या ये, इन दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, आंसर सेम है। विधि का शासन क्या है? भारत में विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना की विवेचना कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसका आंसर आपके सामने ही देख सकते हैं, यही आंसर आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छे पॉइंट है, आप देख सकते हैं डेमो वीडियो के किस टाइप से आंसर इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ तक आपका आंसर खत्म होगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका, भारत में शिकायत एवं प्राथमिक रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन थर्ड है, गिरफ्तारी और नजरबंदी में क्या अंतर है? गिरफ्तारी के समय नागरिक को प्राप्त अधिकार की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आप दिखा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 में गिरफ्तारी, निरोध और जमानत के प्रावधान क्या है? इन प्रावधानों के तहत आम नागरिक के सामने आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। और इसी में ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, भारत में गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो ये देख सकते हैं इसका आंसर आपके सामने। और फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संदर्भ में बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आपका 5 हो गया। 6 देख सकते हैं, ये आपके आंसर है। क्वेश्चन 6 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल रिपीट होता है पेपर में। ये आपको 4 टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन जो बनेगा ना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमने ये लिख रखा है, ये सब इसके आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के अधिकार संरक्षण के लिए अपनाए गए संवैधानिक अहम कानूनी प्रावधानों का प्रशिक्षण कीजिए। और ये ऑप्शन में क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकार के संरक्षण में अनुमति जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधन अधिनियम 1989 के प्रावधानों का एवं प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया, इसका आंसर आपके सामने। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पर बल देते हुए श्रमिक वर्ग के अधिकार के संरक्षण से संबंधित कानून की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 9 है, जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के विशेष संदर्भ में जंगल पर वनवासियों के अधिकार पर एक निबंध लिखिए। तो इसके बारे में निबंध लिखना है आपका। क्वेश्चन 10 है, कानून के शासन पर विचार क्या है? भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास का वर्णन कीजिए। क्या आप मानते हैं कि कानून के शासन की अवधारणा ने भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था को मजबूत किया है? विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आपका जो 11 है, भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को उपलब्ध विभिन्न कानूनी सुरक्षा उपायों की विवेचना करें। भारत में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराध हैं, उससे जुड़े कानून की विवेचना कीजिए।
क्वेश्चन आपका ये 13 भी इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासियों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो आपका 2 क्वेश्चन और बचेंगे, एक क्वेश्चन तो आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर आपको आंसर बताते हैं उनके। तो ये देख सकते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? गत 15 वर्षों में इस अधिनियम की चुनौती उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और इसी में 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ये है। तो देख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन एक ही अलग अलग टाइप से पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। अब देखिए इसका आंसर भी इस टाइप से आपको लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को परचेज करना तो कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, ठीक है। पीडीएफ को परचेज करने के लिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम चलिए आपको क्वेश्चन भी आंसर कराते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, 14 क्वेश्चन है, इसके ऊपर 14 वीडियो आएगी जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया जाएगा यूट्यूब पर। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको अपलोड करा दें जितना हो सके, नहीं तो आप पीडीएफ को तो परचेज करके आप स्टडी कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट आपके सामने देखिए, विधि के शासन की अवधारणा। तो ये क्वेश्चन तो हमने बता दिया, क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो विधि विधि शासन से आप क्या समझते हैं। जो विधि का शासन है उससे आप समझते क्या, होता क्या है, इसका किसे कहते हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो देखिए, विधि शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी आवश्यकता या पद कुछ भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों के अधिकारता के भीतर है। राष्ट्रपति से लेकर देश का निधन से निधन व्यक्ति समान विधि के अधीन है और बिना औपचारिक के किसी भी कृत्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। इस संदर्भ में सरकारी अधिकारियों और साधारण नागरिक में विवेक नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं विधि का जो शासन है क्या होता है। इसका मतलब ये है ना कि जो आपका विधि मतलब कानून जो आपका होता है ना, उसके सम्मान में सभी व्यक्ति सम्मान है, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे एक राष्ट्रपति हो, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ये दोनों एक जैसे हैं, इनके लिए कानून नियम सब कुछ एक जैसे, कोई भी अंतर नहीं देखा जाएगा कि अमीर है गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कानून के जरिए वो सभी समान है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है, उसके लिए सभी के लिए समान कानून है, सभी को समान दंड दिया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, विधि के अकॉर्डिंग विधि। तो आपको समझ आया। इसके बाद देखते हैं, शासन व्यवस्था का आधार विधि का शासन होता है। इस प्रकार के शासन में शासक को शासक दोनों ही विधि के अधीन होते हैं। विधि के शासन का मूलभूत आशय यह है कि विधि की स्वयंपरी तथा स्वव्यापिक है। शासन विधि के अधीन है तथा विधियों द्वारा मर्यादित है। व्यक्ति के अधिकार शासकीय स्वच्छताचारित पर निर्भर नहीं होगा और ना ही विधि के अधीन होगा। तो मतलब कि जो शासन व्यवस्था क्या होती है, विधि के अधीन होती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्य किया जा सकता है। उसको सही देख के, अगर सही व्यक्ति तो उसके साथ सही व्यवहार किया जाएगा, अगर कोई गलत कार्य किया तो उसके साथ विधि के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। उसको मर्यादा में रहकर ही विधि का नियम का कानून का पालन किया जाता है। विधि के शासन में सभी नागरिक विधि के सम्मुख समान होते हैं तथा सभी को विधि का सम्मान संरक्षण प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जब उसके द्वारा किसी विद्यमान विधि का उल्लंघन किया गया हो। तो मतलब कि जो विधि के सम्मान सभी व्यक्ति समान होते, कोई भी अमीर हो गरीब हो मंत्री हो एक आम नागरिक हो, सब समान है। अगर कोई भी विधि के अकॉर्डिंग कोई भी गलत कार्य किया उसको सजा दी जा सकती है। अगर कानून को तोड़ा है तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। और उसको न्यायालय द्वारा समान रूप से कानून की प्रक्रिया द्वारा उसको प्रमाणित किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी जो भी उसके सजा के हकदार बनता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया विधि के शासन से आप क्या समझते हैं अच्छे से। अब देखिए, जो एक यहाँ पर एक जो राइटर कह सकते हैं या डायशी है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इसके 3 अर्थ बताए हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखते हैं, विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होना। तो इसका एक क्या होता है, इसका अर्थ क्या निकलेगा कि इसके मतलब ये है कि समानता, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, कानूनी समानता। सेकेंड है, विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है और अन्य किसी बात के लिए, मतलब कानून को कोई तोड़ता है ना, उसके लिए उसको सजा दी जाएगी और अन्य किसी बात के लिए नहीं।
थर्ड पॉइंट है, विधि के शासन की तीसरी शर्त यह है कि संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम व स्वैच्छिक होगा। मतलब कि जैसे विधि का शासन है, उसके नियम कानून है, उसमें संविधान जो भी कहेगा ना उसकी आखिरी व्याख्या होगी। उसके बाद कोई भी उसको कुछ नहीं कह सकता और ये कानून द्वारा इसको न्यायाधीशों द्वारा अंतिम निर्णय समझा जाएगा, अंतिम फैसला है। इसके बाद किसी की भी सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए। अब इसके बाद देखिए, अब जो इसकी विधि शासन की अवधारणा क्या होती है, तो देखिए ये डायसी एक राइटर है। डायसी ने विभिन्न विधि के शासन की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है। इनके अनुसार विधि के शासन का आशय है कि किसी भी देश के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं, वरना विधि द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो इनके जो शासन के अनुसार ये बताया जा रहा है ना कि देखो, कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं होनी चाहिए और कोई भी विशेष व्यक्ति द्वारा विधि के शासन को नहीं चलाना चाहिए। जो मतलब उसके अधिकार के लायक है, उसे चलाने लायक है, उसके द्वारा ही इसको चलाना चाहिए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन की शासन व्यवस्था, और इसका एक अच्छा उदाहरण देखा जाए ना तो जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में सभी व्यक्ति चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय के अधीन होते हैं। तो मतलब कि एक व्यक्ति ब्रिटेन में जो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है, चाहे उसका पद कुछ हो या स्थिति कुछ हो, गरीब हो, अमीर हो या प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक हो, सभी को न्यायालय द्वारा एक ही प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस विधि की स्वच्छता, मनमानी शक्ति, विवेकाधीन शक्ति के प्रभाव के विपरीत विधि पूर्ण रूप से स्वच्छता है और प्रधान है। मतलब कि इसमें कोई भी मनमानी शक्ति का प्रभाव नहीं देखा जाएगा और इसमें स्वच्छता है और ये प्रधान है। ठीक है, इसके बाद देखिए, विधि के समझ समानता, सामान्य विधि अदालतों के सामने समाज के सभी वर्गों को साधारण नियमों के अनुसार बराबर की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कि जो अदालत होते हैं वहाँ सम्मान, मतलब साधारण व्यक्ति भी हो और कोई भी वर्ग के व्यक्ति हो, साधारण हो, नियम सबके लिए बराबर व्यवस्था होनी चाहिए। अथवा विधि के समझ सभी बराबर है और किसी भी का दर्जा ऊपर या नीचा नहीं है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति सब समान है, किसी का ऊंचा नीचा दर्जा नहीं है, अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार यह सिद्धांत सरकारी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार का विरोध करता है और ये किसी जो एक अधिकारी होता है या अन्य कोई भी व्यक्ति को किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देना चाहता है, वो सभी का इसका विरोध करता है। ठीक है, डायसी का कहना है कि सरकार या उसके अधिकारी के किसी भी मामले की सुनवाई के लिए अलग से प्राधिकार या फिर विशेष अदालतों के गठन की जरूरत नहीं। और इनका ये भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी सुनवाई के लिए ना कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और कोई विशेष अदालत होती है ना उसको नहीं किया जाए, जैसे कोर्ट कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, सबके लिए सम्मान होनी चाहिए। उनके मामले की सुनवाई भी साधारण अदालतों में होनी चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति है ना उसकी भी सुनवाई साधारण, मतलब जो सबके लिए वो भी उन्हीं के लिए होनी चाहिए सेम। ठीक है, डायसी का विधि के शासन की आलोचना, डायसी ने सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों की बात की, प्रशासनिक शक्ति को पूरी तरह से, देखो इनका कहना है कि जो इनकी आलोचना की जा रही, क्योंकि इसलिए की जा रही है कि जो इन्होंने क्या बोला है कि जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं ना उनकी बात की, जो प्रशासनिक शक्ति होते हैं उनको पूरी तरह से उन्होंने इनकार कर दिया, उनको नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, डायसी का मानना था कि प्रशासनिक प्राधिकारियों को विशेष विवेकाधिकार शक्ति भी नहीं मिलनी चाहिए। उनका ये भी मानना था जो प्रशासनिक प्राधिकार होते हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता वाले लोग होते हैं, उनको कोई भी विवेकाधिकार नहीं मिलना चाहिए, कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सबको समान रूप से ही देखा जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, भारत में विधि का शासन, जो भारत देश है अपना, उसमें ये विधि का शासन कैसे काम करता है, क्या है इसमें, तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट है, केशवानंद भारतीय केस 1973 में स्वच्छतम न्यायालय ने कहा विधि का शासन संविधान की मूलभूत संरचना है। तो ये क्या है, जो एक केस था इसमें इन्होंने बताया है कि जो विधि का शासन है क्या है, संविधान की एक मूलभूत संरचना के रूप में देखा जाता है। बाद में जलपुरम एडियम बेनाम एस के शुक्ला ने स्वच्छतम न्यायालय ने कहा कि संविधान की विधि का शासन है, कि जो संविधान है वही विधि का शासन है। संवैधानिक एवं अन्य उपलब्ध ये दर्शाते हैं कि भारत में विधि का शासन है, और जो संवैधानिक अन्य जो भी चीजें ये दर्शाते हैं कि जो भारत में विधि का शासन है। प्रस्तावना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा की बात करता है, और इसमें क्या क्या होता है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है, समानता भी होती है, गरिमा की भी बात की जाती है। मौलिक अधिकार, अहम राज्य
अतिरोपित कुछ सकारात्मक नीति निर्देशक तत्व, और इसमें मौलिक अधिकार की भी बात की जाती है। ठीक है, इसके आगे देखिए उसमें क्या क्या होती है। दंड प्रक्रिया संहिता, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। भारत संविधान में विधि का साधन इंग्लैंड से लिया गया, और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये शासन व्यवस्था कहाँ से चली आ रही है, तो भारत में कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, अब देखिए विधि शासन की विशेषता, इसका लास्ट पॉइंट है विधि शासन की विशेषता। विधि शासन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित होती है। कानून की स्वच्छता, कानून स्वच्छता अधिकारी होता है और सभी सरकारी और व्यक्तिगत क्रियाएं इसके साथ अनुपार्शिक होनी चाहिए। किसी भी पद के व्यक्ति को कानून के ऊपर नहीं माना जा सकता है। तो मतलब कि जो कह रहे हैं कानून के समझ सब समान है, कोई भी पद का व्यक्ति हो कानून के ऊपर नहीं है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार अधिकार दिए जाने चाहिए। सेकंड पॉइंट है समानता और न्याय। विधि शासन सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के सामने सम्मान और न्यायपूर्वक व्यवहार मिलता है। राशि, धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाने से, सम्मान न्याय दिया जाने से, समानता होना चाहिए। उनके धर्म को लेकर, उनकी जाति को लेकर, लिंग को लेकर या सामाजिक स्थिति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट है पूर्ण पूर्णमानी और स्पष्टता। कानूनों को स्पष्ट, सुसंगत और सभी के लिए पहचानने योग्य होना चाहिए। लोगों को ये समझने में सहायता मिलनी चाहिए कि उसमें क्या अपेक्षित है और उनके कार्यों के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो मतलब कि ये भी बताया जा रहा है कि जो कानून द्वारा ये स्पष्ट कराना चाहिए कि लोगों को सही गलत की पहचान हो, कि वो क्या करेंगे तो उसका क्या परिणाम निकल सकता है और क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और फोर पॉइंट है न्यायिका का निष्पक्षता और स्वतंत्रता। न्यायिका विधि शासन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होनी चाहिए और कानून की व्याख्या और लागू करने में निष्पक्ष रहनी चाहिए। तो जो न्यायिका होती है मतलब उस पर किसी प्रकार का जो कहते हैं ना दबाव नहीं होना चाहिए, पूरे तरीके से वो स्वतंत्र होनी चाहिए, राजनीतिक कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, और उसकी जो व्याख्या वो करती है ना कानून की, उसको निष्पक्ष रूप से करनी चाहिए, उसे लागू भी किया जाना चाहिए। इसका 5 पॉइंट है अधिकार और स्वतंत्रताओं के कानूनी संरक्षण। विधि शासन सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का कानूनी संरक्षण और पालन किया जाता है। इसमें दायित्वपूर्ण व्यवस्था, न्यायपूर्ण या न्याय और सरकार में होने वाली ताकत की कार्रवाई से बचाव शामिल होता है। तो मतलब इसमें ये है ना अधिकार जो स्वतंत्रताएं होती है वो कानूनी रूप से देखी जाती है। आपको कोई भी जैसे कि आपको आपके दायित्व होते हैं, व्यवस्था होती है, न्यायपूर्ण से होती है, सरकार द्वारा ये सब पर कार्रवाई की जाती है और आपको बचाया जाता है, उसका पालन किया जाता है। इसका 6 पॉइंट है उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं को अपने कार्रवाई के लिए जवाबदेही उठानी चाहिए। न्यायपूर्ण निर्णय और शासन में पारदर्शिता भरोसा बनाए रखने में मदद करती है। तो जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, अपने संस्था होते हैं, जो भी वो काम करते हैं उनके प्रति को जवाबदेही हो सकते हैं। कुछ भी गलत करेंगे उनको जवाब देना पड़ सकता है, ऐसा कार्य क्यों किया। और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, शासन व्यवस्था और भरोसा सब एक दूसरे पर होती है तो मदद करते हैं। 7 पॉइंट है न्याय पहुंच। विधि शासन के तहत व्यक्तियों को कानूनी उपाय और कानून की खोज करने के लिए पहुंचने के लिए प्रभावित तंत्र होना चाहिए। मतलब कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो शासन व्यवस्था होती है व्यक्ति को अपने कानूनी उपाय और उसमें न्याय की खोज करने के लिए ना वहां तक वहां पहुंचने के लिए एक तंत्र के द्वारा उन्हें प्रभावित होना चाहिए। विधि शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुकरणीयता, निपुणता, स्वतंत्रता और सावधानी से अमल करने की आवश्यकता होती है। ये एक सक्रिय लोकतंत्र और न्यायपूर्ण समाज के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो जो विधि शासन को आप बनाए रखना चाहते हैं लॉन्ग लाइफ तक, तो उसमें आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मतलब बहुत चीज़ें बातें उन पर सभी का ध्यान रख के ही इसको न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है, समाज में रखा जा सकता है इसकी अवधारणा। तो एक चीज याद रखिएगा आपके पेपर में विधि के अकॉर्डिंग, विधि के शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है ना, तो जो अभी तक हमने आपको बताया आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता लिख सकते हैं, इसका विकास कैसे हुआ लिख सकते हैं, इसकी अर्थ लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, आप समझते क्या है लिख सकते हैं। तो आप यहाँ तक इस आंसर को लिख सकते हैं। इसी का आगे आपका एक और पॉइंट बन रहा था जो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली, तो इसके आगे का ये क्वेश्चन है, तो ये देख सकते हैं। तो आपको एक बार हम क्वेश्चन बता देते हैं कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। तो ये देखिए,
तो आपको यहाँ था, यहाँ तक तो आपसे पूछा था जो विधि के शासन की अवधारणा, ठीक है, और यहाँ पूछा था विधि के शासन क्या होते हैं उसके, ठीक है। इसके बाद आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा करनी है। अब इसका संबंध, इसके मतलब आपको अब यहाँ से आपराधिक न्याय व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर देना है, ठीक है। भारत में विधि शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर अब आपको वहां से स्टार्ट होने जा रहा है, जो अभी हमने बताया आपको यहाँ से। तो देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों का निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत है। तो मतलब ये क्या होता है, तो देखो, जो सरकार द्वारा जो एजेंसियां बनाई जाती है ना, जो कानून लागू किए जाते हैं, जो भी गलत कार्य करता है उसको आपराधिक में सुधार करने के लिए सब बनाए जाते हैं, उससे लिया जाता है। अब देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य, अब इसको बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसको क्या क्या चीजें से सही की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका आपराधिक घटनाओं को रोकना, मतलब कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको रोकने के लिए बनाया जाता है कानून। सेकंड पॉइंट है आपराधिक और दोषियों को दंडित करना, मतलब कि जो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे दंडित करेंगे, उसको सजा देंगे, जब ही तो उसके अंदर भय आएगा कि अगली बार से वो कार्य नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है अपराधी और दोषियों का पुनर्वास, मतलब कि उनको सही तरीके से रास्ता दिखाया जाए। फोर्थ पॉइंट है पीड़ितों को यथासंभव मुआवजा दिलाना, मतलब जो व्यक्ति, मान लीजिए कहीं होता है ना कि रोड पर कोई व्यक्ति मर जाए या किसी की आग उग लग जाए तो उनको मुआवजा दी जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं कि वो अपनी देखभाल कर सके। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, समाज में कानून व्यवस्था होगी जब ही शांति बनेगी। सिक्स पॉइंट है अपराधियों को भविष्य में कोई भी आपराधिक कृत्य करने से रोकना। एक बार एक व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो आने वाले फ्यूचर में वो कोई अपराध ना करे, उसके लिए वो रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कानून बनता है। तो यहाँ तक आप उस उद्देश्य समझ के आप इस तरह से इसको पॉइंट में लिख के और इसको अपने तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ये हेडिंग बना के और एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉन्ग आंसर अगर लिखने का आए तो पेपर में, ठीक है। इसके बाद देखिए आपराधिक न्याय प्रणाली का अर्थ, अब इसका अर्थ क्या होता है यहाँ देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत है। मतलब कि कानून लागू करने और कानून बनाने और उनकी जो सुनवाई करने और उसमें सुधार करने के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होती है, क्योंकि समाज कुछ व्यवहारों को इतना खतरनाक और विनाशकारी मानता है कि वह उन्हें नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करता है। तो ये क्या होती है कि मतलब इसको कम करने का एक जो जरिया है, सामाजिक नियंत्रण है का साधन है कि अपराध को कैसे हम कम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही गलत कार्य करते, विनाशकारी करते हो, तो उसको नियंत्रित में रखना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं को रोकना, उन्हें नियंत्रित करने और ऐसा करने वालों को दंडित करने का कार्य न्याय संस्था द्वारा किया जाता है। कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसको सजा दी जाएगी, और जो ये इसको रोका जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, उसके किसके द्वारा, जो न्याय मतलब न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इन सबको खत्म। अब इसके बाद देखिए आपराधिक न्याय प्रणाली के मूलक तत्व, 3 तत्व होते हैं, या पेपर में तत्व पूछा जा सकता है या घटक भी पूछा जा सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कानून प्रयत्न। कानून प्रयत्न एजेंसी अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार में अपराधी की रिपोर्ट करती है और इस संबंध में जांच करती है। साथ ही उनका कार्य सभी आपराधिक साक्ष्यों को एकत्रित करना है, उसकी रक्षा करना भी होता है। उल्लेखनीय है कि कानून प्रयत्न एजेंसियों भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो मतलब कि जो कानून द्वारा उनको देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई एजेंसी है, कि उसने क्या क्या कार्य गलत किया, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है, आने वाले फ्यूचर में वो किस तरीके से कर सकता है, कि मतलब इन सबको जड़ से खत्म किया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है अधिनिर्णय। अधिनिर्णय संस्था आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और इन्हें मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये मुख्य अंग है और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट न्यायालय, सेकंड अभियोजना, थर्ड है बचाव पक्ष का वकील। तो देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट में
न्यायालय की कार्रवाई न्यायाधीशों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका मुख्य कार्य ये निर्धारित करना होता है कि किसी आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, और यदि किया है तो क्या सजा दी जानी चाहिए। तो देखो, फर्स्ट में न्यायालय द्वारा क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि जो आरोपी है उसने उस अपराध को किया भी है या नहीं किया है, या उस पर गलत इल्जाम लगाया गया है। अगर मान लीजिए उस अपराध को किया है तो उसको क्या सजा देनी चाहिए, इसका काम होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है अभियोजना। अभियोजना करता हुए वकील होते हैं जो न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभियोजना करता कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की समीक्षा करता है और ये निर्णय लेता है कि क्या केस छोड़ देना चाहिए या मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। तो मतलब ये अभियोजना करता जो वो वकील होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, उसकी जो रिपोर्ट आती है कि उसने क्या क्या किया, उसके सबूत होते हैं, उसको देखता है, समझता है और निर्णय लेता है कि जो इस केस को ख़त्म करना चाहिए या इसको आगे देना चाहिए या इसकी सज़ा देनी चाहिए या इसको छोड़ या आज़ाद देना चाहिए। ठीक है, या केस उस पर करना चाहिए आगे। थर्ड पॉइंट है आपका इसका बचाव पक्ष का वकील। ये सरकार द्वारा दायर मुकदमे के विरुद्ध न्यायालय में आरोपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अदालत में मुकदमे हेतु बचाव पक्ष इन वकीलों के कुछ परिश्रम पर नियुक्ति करता है, परंतु यदि आरोपी इस कार्य हेतु समर्थ नहीं है तो न्यायालय द्वारा भी इसकी नियुक्ति की जाती है। तो देखो, इसमें ये आता है ना कि जैसे कि आरोपी होता है, उसको बचाव के लिए एक वकील की ज़रूरत होती है, वो वकील लेता है, उसके बदले में वो कुछ पैसे देता है। अगर जो आरोपी है वो कुछ पैसे नहीं दे के वकील नहीं रख सकता, इसके द्वारा उसको न्यायालय द्वारा ही वकील दिया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है फ्री में। ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है आपका सुधार गृह या कारावास। इस संस्था का मुख्य कार्य न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधियों की निगरानी करना है, उन्हें बुनियादी सुविधा प्रदान करना। मतलब कि जो व्यक्ति होता है, आपराधिक किया हुआ कार्य होता है, उसको न्यायालय द्वारा सजा दे दी गई है तो उसको मतलब जेल में रखा जाता है और अपराधियों की निगरानी रखी जाती है और उसको जो भी सुविधाएं चाहिए होती है उसको दिया जाता है बुनियादी, मतलब कि जो उसकी ज़रूरत की सुविधा, ये नहीं कि सब कुछ। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास। तो इसका विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। भारत में आपराधिक न्याय का एक लंबा इतिहास है। इस संदर्भ में प्राचीन काल में विभिन्न प्रणालियों का विकास हुआ और विभिन्न शासकों द्वारा उन्हें लागू करने का यथासंभव प्रयास किया गया। तो जो इसका एक लंबा इतिहास है भारत में, और ये प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है और इसका विकास किया जा रहा है और इसको लागू किया जा रहा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका भारत में आपराधिक कानून की संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो कोमोवेश 21वीं सदी में भी सम्मान था। जो ये 21 सदी में भी सम्मान था और अभी भी सम्मान है, और किसके द्वारा, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा इसे किया गया है। जो आपका थर्ड पॉइंट है प्राचीन मुस्लिम अपराधी न्याय प्रणाली के दोष और समानता की पहचान की गई थी और इन्होंने इसकी इस सन में पहचान की थी। फोर्थ पॉइंट है हालांकि इस संदर्भ में सबसे बड़ा परिवर्तन भारतीय दंड संहिता के निर्माण के साथ आया था, और इसका जो इसमें आपको कह सकते हैं इसका साथ ही आया था इसमें जो परिवर्तन। जो इसका 5 पॉइंट है, इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता को वर्ष 1973 के अधिनिर्णय किया गया और 1974 में इसे लागू किया गया। इसको मतलब कह सकते हैं अधिनिर्णय किया गया था और 1974 में से लागू किया गया था किसे, दंड प्रक्रिया संहिता को। ठीक है। तो यहाँ तक इसके विकास की प्रक्रिया थी, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो आपका ये लास्ट पॉइंट है इसी का देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें सुधारी जा सकती है, सही तरीके से किया जा सकता है। सरकार ने आरोपियों की जांच, मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने में शामिल प्रक्रियाओं में सुधार करके आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावित बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार। तो जो इसकी समस्या का समाधान के लिए जो निम्नलिखित सुधार की आवश्यकता है। फर्स्ट पॉइंट है कभी कभी प्रतिवादियों को मुकदमे की प्रतीक्षा में बहुत लंबा समय बिताना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। सेकंड पॉइंट है यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि मुकदमा ना चलाने का निर्णय उचित है या नहीं, और इसमें यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि हमेशा किसी की व्यक्ति पर केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इसकी आवश्यकता है सुधार की। फोर्थ पॉइंट है कभी कभी किसी मामले में फैसला सुनाए जाने के बाद सजा बहुत बाद में दी जाती है या बिल्कुल नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए क्योंकि अपराधी का पता नहीं चल पाता है। तो कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को सज़ा दे दी जा रही है लेकिन उसकी सज़ा में ना बहुत ज़्यादा लेट किया जाता है, क्योंकि
उनको पक्के सबूत नहीं मिलते कि अपराधी यही व्यक्ति है, इसको पता नहीं चल पाता है। 4 पॉइंट है, आपराधिक मामलों को अधिक तेजी से निपटाया जा सकेगा और इससे ये होगा कि आपराधिक मामले को अधिक तेजी से खत्म किया जा सकता है कि कोई भी ये काम ना करे, कानून अगर अच्छे हो तो गाइस यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है और ये लॉन्ग क्वेश्चन और ये पेपर में आने के 90% चांस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझिए कि क्वेश्चन में बताया क्या गया है, पूछा क्या जा रहा है। तो आपको देख लीजिए पेपर में अगर इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, विधि के शासन के अकॉर्डिंग और आपके आपराधिक न्याय व्यवस्था के अकॉर्डिंग, तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।